ब्रिटेन के संविधान से हमने दूसरा हिस्सा लिया है जिसे कहा जाता है लेख। मैं क्रम से ही चल रहा हूँ जो उसके अंदर दे रखा है, और इन्हीं को कहते हैं रिट्स। लेख क्या होते हैं? लेख 5 प्रकार के लेखों का उल्लेख हमारे संविधान में है, अनुच्छेद 32 में, और अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है संविधान की हृदय एवं आत्मा। मौलिक अधिकारों का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें इसका विस्तार से उल्लेख होगा। इस टाइम पर यह समझ लीजिए, लेखों का अर्थ है कि इनके माध्यम से कोई भी पीड़ित व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के संबंध में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय से निवारण प्राप्त कर सकता है। तो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के संरक्षण के संबंध में 5 प्रकार के लेखों का उल्लेख संविधान में किया गया है। अगला पॉइंट दे रखा है छाया मंत्रिमंडल। छाया मंत्रिमंडल या इसको कहा जाता है शैडो मिनिस्ट्री। इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, इसका अर्थ ये होता है कि जैसे कि जिसकी सरकार बनती है वो अपने मंत्रालय का गठन करता है, प्रधानमंत्री अपनी मनपसंद के व्यक्तियों को मंत्री बनाता है, उसी प्रकार से जो विपक्षी पार्टी है, विपक्षी दल भी इकट्ठे होकर अपना एक मंत्रिमंडल बनाते हैं ताकि सरकार के कार्यप्रणाली पर निगाह रख सके, उसे बेहतर पारदर्शी बना सके। इसी को छाया मंत्रिमंडल। एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आया, छाया मंत्रिमंडल कौन से संविधान से ग्रहण किया है? चूंकि इस टाइम हम ब्रिटेन के संविधान से किन किन हमने चीजों को ग्रहण किया वो पढ़ रहे हैं, तो हमारा उत्तर ब्रिटेन होगा। अगला पॉइंट इसके अंदर दे रखा है कि कानून या विधि का शासन। इसका अर्थ क्या हो गया? कानून या विधि का शासन, इसका अर्थ यह हो गया कि हमारे यहाँ पर कोई भी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया विधिवत अपनाई जाएगी। उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि जब हमारे मुंबई के ऊपर 26/11 का हमला हुआ तो उसमें एक पाकिस्तानी आतंकी पकड़ा गया, अजमल कसब। हालांकि सीसीटीवी कैमरे पर उसकी पूरी तस्वीर उपलब्ध थी, उसके बावजूद भी एक न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही उसे मृत्युदंड दिया गया, यानी कि कानून का शासन जिसे कहते हैं। आप तुलना कीजिए जंगल का कानून जिसमें है कि जो शक्तिशाली होगा उसकी बात मान्य होगी, और एक हो गया जो मानव जाति के लिए है जिसके अंतर्गत कानून का शासन का अर्थ हो गया कि एक विधिवत प्रक्रिया के द्वारा ही दंडित किया जाएगा। अगला पॉइंट दे दिया द्विसदनीय विधायिका। इसको कहते हैं, द्विसदनीय का मतलब हो गया हमारे यहां पर, द्विसदनीय का मतलब होता है बाइकैमरल, क्योंकि कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी हैं, तो बाइकैमरल लेजिस्लेचर। इसका अर्थ ये हो गया कि भारत के अंदर हमारे यहाँ संसद के 2 सदन हैं, एक तो कहलाता है लोकसभा और एक है राज्यसभा। तो ऐसे ही ब्रिटेन के अंदर लोकसभा जो है उसे कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। ये वो इसके सदस्य वहाँ की आम जनता के द्वारा चुने जाते हैं, और जो राज्यसभा है जैसे हमारा उच्च सदन, उनके यहाँ पर कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। दोनों में अंतर बस ये है भारत के और ब्रिटेन के इन सदनों में कि उनके यहाँ पर तो हाउस ऑफ लॉर्ड में कोई चुनाव नहीं होता, वहाँ पर अनुवांशिक रूप से या प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्ति की जाती है, लेकिन भारत के अंदर राज्यसभा में अप्रत्यक्ष ही सही परंतु चुनाव अवश्य होता है। तो ये जो द्विसदनीय व्यवस्था है जिसे बाइकैमरल कहते हैं, ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई। अगला पॉइंट आ गया जो सबसे आगे वही जीते। इसका अर्थ क्या हो गया? इसे इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। आप देखिए हमारे यहाँ जितने भी चुनाव होते हैं, कुछ को छोड़कर जिनका मैं जिक्र करूंगा, कि उनके अंदर जो सबसे ज्यादा मत प्राप्त करता है बाकी सबसे, वो विजेता होगा। मान लीजिए जैसे अभी आपने देखा कि हमारे यहाँ पर अभी 2019 में आम चुनाव हुए, तो आम चुनाव में जो लद्दाख है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी संसदीय सीट कौन सी है? लद्दाख। जम्मू कश्मीर का 60% भाग किससे मिलकर बना है? लद्दाख से। तो लद्दाख के अंदर जो एमपी चुना गया वो मात्र 36 वोटों से ही जीता है, यानी कि उसके अपने निकटतम प्रत्याशी से 36 वोट ज्यादा थे। इसका अर्थ ये हो गया कि इस प्रणाली के अंतर्गत सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला विजेता बनेगा। इसी को कहते हैं जो सबसे आगे वही जीतेगा प्रावधान। अगले जो पॉइंट है संविधान को हमने कहां से ग्रहण किया, उसमें है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका क्वेश्चन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीसीएस के अंदर पूछा गया कि भारत का संविधान जब लागू हुआ, कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। उससे पहले भारत का प्रशासन किस आधार पर संचालित था? तो ध्यान रखना है, भारत सरकार अधिनियम जिसको कहा जाता है
1935 का भारत सरकार अधिनियम, इसी के अंतर्गत भारत का प्रशासन चल रहा था जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ। इसी को कहते हैं इंग्लिश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन था 26 जनवरी 1950 संविधान के लागू होने से पहले इसके अनुरूप चल रहा था। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, ये क्वेश्चन आया हुआ यूपीएसआई जो 2019 में हुआ था उसके अंदर। इसके अलावा इसके दूसरा क्वेश्चन है कि हमारे संविधान का जो 75% भाग है वो हमने कौन से स्रोत से ग्रहण किया है। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ गया कि हमारे संविधान में इतना बड़ा हिस्सा हमने अकेले इसी से ग्रहण किया। अगला पॉइंट दे रखा है फ्रांस। 2013 के एसएससी के एग्जाम में जो नवंबर में हुआ था उसके अंदर ये पूछा गया कि हमने बंधुत्व की जो प्रावधान है वो कहाँ से ग्रहण किया। अब इसमें आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं। एक तो फ्रांस के संदर्भ में पॉइंट दे रखा है गणतंत्र, कि ये हमने गणतंत्र जो है ये प्रावधान कहाँ से ग्रहण किया। और यूपी कांस्टेबल में मैंने पहली क्लास में आपको बताया था, यूपी कांस्टेबल का जो मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया गणतंत्र की परिभाषा क्या है। गणतंत्र की परिभाषा का अर्थ हो गया जिस देश के राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है उस देश को गणतंत्र कहा जाता है, या हम कह सकते हैं गण जनता का तंत्र, यानी कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा स्थापित सरकार। तो गणतंत्र हमने फ्रांस से ग्रहण किया है। और दूसरा हो गया फ्रांस से हमने जो ग्रहण किया है इसमें वर्ड आ रहा है कि समानता, बंधुत्व, समानता, और एक और पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है आपका स्वतंत्रता। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं तो 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई। आप देखिए डीपी कांस्टेबल में सवाल है फ्रांस की क्रांति का नारा क्या था, तो हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे, इतिहास में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ क्योंकि संदर्भ है तो मैं एक पॉइंट के साथ 2 पॉइंट आपको बता रहा हूँ। एक तो ये ध्यान रखना है कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी जिसकी तारीख भी आप लोगों को याद करनी होगी 14 जुलाई, उस क्रांति का नारा क्या था। तो उस क्रांति का नारा था बंधुत्व, समानता एवं स्वतंत्रता। ठीक है, एक तो ये ध्यान। और सवाल क्या आया एग्जाम के अंदर, सवाल ये आया कि बंधुत्व का मतलब क्या है, भाईचारा, ब्रदरहुड। तो ये हमने फ्रांस के संविधान से। इंग्लिश में अगर हम इसको कहेंगे तो फ्रेटर्निटी, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो अपनी इंग्लिश वाली बुक में देखें, इक्वालिटी। तो ये 3 पॉइंट जो है उसके साथ फ्रांस के साथ जुड़े हैं। अगला जो देश दे रखा है हमने वो दे रखा है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या ग्रहण किया है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका का जो है वो है कि यहाँ से हमने ग्रहण किया है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हमारे संविधान के अंदर जो संशोधन है यूपीएसआई 2019 के अंदर पूछा गया था कि हमारे यहाँ संविधान संशोधन की प्रक्रिया कितनी तरीके से अपनाई जाती है। मैंने पिछली क्लासों में बताया था 3 तरीके से। तो ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत आता है अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 300, इसका हमने प्रावधान ग्रहण किया है दक्षिण अफ्रीका से। अगला देश आ गया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है प्रस्तावना। सबसे पहला पॉइंट जो है ये प्रस्तावना या प्रीएम्बल। और मैंने पहले भी क्लासों में आपको बताया, उसको फिर दोहरा देता हूं कि प्रस्तावना के साथ में 3 व्यक्ति जुड़े हुए हैं। हमारे संविधान ने प्रस्तावना को अपनाया जनवरी 1947 में। तो ये जो प्रस्तावना का प्रावधान था या इसको संविधान सभा के अंदर किसने प्रस्तुत किया था, तो हमारा आंसर आता है जवाहरलाल नेहरू। तो एक तो ये पॉइंट आ गया। और जवाहरलाल नेहरू ने किस रूप में प्रस्तुत किया था, उद्देशिका प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के रूप में। फिर मैंने जब आपको संविधान के विभिन्न स्रोत पढ़ाए तो हमने कहा कि संविधान में प्रस्तावना होनी चाहिए, कौन से देश से ग्रहण किया, इसके लिए आएगा अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको आम भाषा में अमेरिका बोल देते हैं, वही यूएसए। और तीसरा हमारा पॉइंट आ गया, अब बात आई भाषा की कि संविधान, इस प्रस्तावना की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो इस भाषा वाले शब्द का जब सवाल आएगा तब हमारा उत्तर ऑस्ट्रेलिया हुआ। तो प्रस्तावना का 3 बिंदु हो गए, एक तो जवाहरलाल नेहरू, एक अमेरिका और एक हो गया ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद अगला पॉइंट दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है
संविधान के अंदर समवर्ती सूची, ये क्या है? समवर्ती सूची का मतलब हो गया कॉन्करेंट लिस्ट। हमारा जो संविधान है वो भारत को एक संघीय ढांचा प्रदान करता है, फेडरल स्ट्रक्चर प्रदान करता है। और संघीय ढांचे का मतलब हो गया जहां केंद्र, राज्य और अन्य इकाइयों के बीच में शक्तियों का बंटवारा है। तो इसी आधार पर कि संघीय ढांचा है तो शक्तियों का बंटवारा करना जरूरी है। तो कुछ तो ऐसे विषय हैं जिन पर सारा अधिकार संसद को है, संसद ही उस पर संबंध में संशोधन या कानून बनाएगी, उसे कहते हैं संघ सूची। संघ सूची में 100 विषय आते हैं। दूसरा हो गया राज्य सूची, जैसे पुलिस विभाग का मान लीजिए, पुलिस विभाग जो है राज्य सूची का विषय है, तो प्रत्येक राज्य को अधिकार है उससे संबंध में कानून बनाने के लिए। और तीसरा विषय हो गया समवर्ती सूची। फिर यूपीएसआई 2019 में पूछा गया था, 4 विकल्प देकर पूछा गया निम्न में से कौन सा राज्य सूची का विषय है। ऐसे ही एसएससी के एग्जाम में आया कि समवर्ती सूची का निम्न में से कौन सा विषय है। मैं जब आप लोगों को आगे कराऊंगा तो जितनी सूची है तीनों, संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 52 विषय और राज्य सूची के अंदर 61 विषय और समवर्ती सूची के अंदर कितने हैं? 52 विषय। तो 52 विषयों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र को भी है और राज्यों को भी है। ऐसे विषय जिस पर कानून केंद्र की सरकार यानी कि संसद भी बना सकती है और राज्यों की विधानमंडल यानी कि स्टेट लेजिस्लेशन बना सकती है, उसे कहते हैं समवर्ती सूची। अगला हो गया संसद की संयुक्त बैठक। हमारे गणतंत्र भारत में केवल 3 बार संयुक्त बैठक हुई है। संयुक्त बैठक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैं एक बार उसे बता देता हूँ ताकि दोबारा बताऊंगा तो आपको याद हो जाएगा। इसका तो अनुच्छेद अवश्य याद करना है जब आती है संयुक्त बैठक की। तो संयुक्त बैठक का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 108 में कब होती है संयुक्त बैठक? जब हमारे यहाँ पर उच्च सदन, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में किसी विषय को लेकर जब सहमति नहीं बनती तो राष्ट्रपति महोदय संयुक्त बैठक का आह्वान करते हैं। इसे ही कहते हैं ज्वाइंट सिटिंग, जेएस के नाम से, और हिंदी में इसको संयुक्त बैठक। अगला देश हो गया जर्मनी। जर्मनी से हमने कौन कौन से प्रावधान ग्रहण करें? तो जर्मनी से हमने ग्रहण करें आपातकाल के प्रावधान, इमरजेंसी। जब मैंने आपको पढ़ाया था कि संविधान के अंदर हमारे जो 25 भाग हैं उनमें से जो 18वां भाग है, ये सीडीएस के एग्जाम में आया था कि आपातकाल या इमरजेंसी के प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से भाग में है, वहां भी मैंने आपको दोहराया था। तो हमारे यहाँ 18वें भाग के अंदर संविधान के इमरजेंसी या आपातकाल के प्रावधान। तो ऊपर हम लिख लेते हैं जर्मनी। जर्मनी से हमने जो ग्रहण किया है सबसे पहले आपातकाल। जो आपात है, आपात देश के अंदर 3 तरीके से लगता है। एक तो कहलाता है राष्ट्रीय आपातकाल। ये राष्ट्रीय आपातकाल देश के अंदर कितनी बार, कब, किसने लगाया, विषय आगे का है, फिर हम चर्चा करेंगे। और एक होता है राज्य आपातकाल, इसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। ये कहलाती है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। इसे कहते हैं राज्यपाल शासन, राष्ट्रपति शासन, या फिर इसे कहते हैं राज्य आपातकाल। और तीसरा होता है वो वित्तीय आपातकाल। तो हमारे यहाँ पर जो आप लोगों को ध्यान रखना होगा, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360, ये आपको दोहरा रहा हूं, मैं जानबूझ के चीजों को दोहरा रहा हूं ताकि बार बार आप सुनेंगे तो आप लोगों को याद रखने में आसानी होगी। दूसरा पॉइंट आ गया मौलिक अधिकारों का निलंबन। यूपीएसआई 2011 का जब एग्जाम हुआ था तो उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया कि हमारे यहाँ जो मौलिक अधिकार है उन्हें निलंबित करने का अधिकार किसको है। यही क्वेश्चन 2008 के डीपीएसआई के अंदर भी पूछा गया। हमारे यहाँ पर जो भाग 3 है ये मौलिक अधिकार दर्शाते हैं और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के इतने महत्वपूर्ण है कि संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं। मैंने आपको पहले बताया था मैग्ना कार्टा उपनाम है, किसके लिए? उपमा की तरह इस्तेमाल होता है, यानी कि संविधान के इस भाग की महत्ता बताने के लिए कि अन्य की तुलना में कितना महत्वपूर्ण है, इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और ये केवल किस समय पर ही निलंबित हो सकते हैं? आपातकाल की स्थिति में। तो ऐसे में किसको अधिकार है? देश के राष्ट्रपति को अधिकार है। और ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन डीपीएसआई 2008 में कि मौलिक अधिकारों को निलंबित कौन करता, आगे चर्चा फिर होगी। और एक क्वेश्चन जो है ये यूपीएसआई में था कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। तो राष्ट्रपति का जो अधिकार है निलंबित करने का, ये 2 अनुच्छेद के अंतर्गत। फिर मैं दोहराता हूं, मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, चर्चा विस्तार से की जाएगी।
अगला देश दे रखा है रूस या सोवियत संघ। इससे हमने कौन कौन से प्रावधान करे लिए हैं। ये दो शब्द जो हैं, इसका क्वेश्चन आया चंडीगढ़ पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम में। उन्होंने पूछा सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो एक बार कर लेते हैं इसको। सोवियत संघ जो है 1991 तक एक शक्तिशाली राष्ट्र होता था जो अमेरिका को पूरी तरह सैन्य तरीके से चुनौती देता था और दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी। इस बंटवारे को नाम दिया गया शीत युद्ध। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा है कि चीन के खिलाफ हम शीत युद्ध की शुरुआत कर रहे हैं। शीत युद्ध का मतलब है दुनिया दो खेमों में बट गई, या तो सोवियत संघ के साथ थे या फिर अमेरिका के साथ। लेकिन 1991 में ये शक्तिशाली राष्ट्र जो है इसका विघटन हो गया और इसमें से 15 देश बने। इन सोवियत संघ का जो सबसे ताकतवर हिस्सा था, जो आज भी दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, वो कहलाता है रूस। इसीलिए हम कह सकते हैं चाहे तो सोवियत संघ कह लें चाहे रूस कह लें। सीडीएस के एग्जाम के अंदर उन्होंने विकल्प सोवियत संघ का दिया था, तो हमें आंसर लगाना होगा कि कहां से ग्रहण किया, सोवियत संघ। यदि वो रूस देंगे, क्योंकि रूस की स्थिति ऐसी है जैसे उत्तर प्रदेश की भारत में, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे शक्तिशाली, यहां तक कि हमारे देश के जो 9 प्रधानमंत्री है उनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। वर्तमान के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो भी बनारस की संसदीय सीट से ही चुने गए हैं। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश जो है राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान है। और कहावत आपने सुनी होगी कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। तो जैसे भारतवर्ष के अंदर राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश का स्थान है, वैसे ही उस सोवियत संघ में शक्तिशाली रूस का वही स्थान था। इसीलिए जब विघटन हुआ तो रूस ने कहा हम किसके उत्तराधिकारी हैं, सोवियत संघ के। तो अकेला रूस ही है जो पूर्व सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है। इसलिए दोनों में से कोई विकल्प आए तो उत्तर सही होगा। तो मैंने बताया चंडीगढ़ कांस्टेबल में सवाल था विघटन कब हुआ, मैंने यहां पर लिख दिया। विश्व इतिहास पढ़ाऊंगा, उसके अंदर ये चीजों को विस्तार से फिर बताऊंगा। सोवियत संघ से हमने लिया मौलिक कर्तव्य। भाई मौलिक कर्तव्य के बारे में क्या है, मौलिक कर्तव्य के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, फिर चर्चा करेंगे। लेकिन ये ध्यान रख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि संदर्भ है, हमारे संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों का उल्लेख 26 जनवरी 1950 को नहीं था। मौलिक कर्तव्यों को किसने शामिल करा, श्रीमती इंदिरा गांधी ने। क्यों, क्योंकि 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में राष्ट्रीय आपातकाल थोप दिया, जिसको हमारे यहाँ एक काले दिन के रूप में जाना जाता है। और जब राष्ट्रीय आपातकाल थोप दिया तो उस समय नागरिकों पे अधिकारों को संकुचित करने के लिए उसने संविधान में संशोधन कराया और उसके अंतर्गत हमारे संविधान में एक नया हिस्सा जोड़ा गया जिसको कहते हैं 4K, और एक नया अनुच्छेद जोड़ दिया गया 51K। इनके अंतर्गत संविधान में मौलिक कर्तव्य। क्यों, संविधान में तो अधिकार दिए थे भाग 3 में, लेकिन इंदिरा गांधी ने क्योंकि आपातकाल के दौरान एक तानाशाही रवैया अपनाया था, इसीलिए उसने मौलिक कर्तव्य भी शामिल किए। तो कहां से हमने ग्रहण करा है प्रावधान, पूर्व सोवियत संघ अथवा वर्तमान के रूस से। क्यों, क्योंकि वहां पर साम्यवादी सरकार थी और साम्यवादी या कम्युनिस्ट सरकार जो है वो किसी भी प्रकार के अधिकार जो है वो नागरिकों को प्रदान करने में कोई रुचि नहीं लेती। आप चीन का उदाहरण ले लीजिए, चीन में सोशल मीडिया नहीं चलता, चीन के अंदर फेसबुक की तरह ये नहीं चलता, उन्होंने अपने बनाए हुए हैं। क्यों, क्योंकि अगर वो फेसबुक का सहारा लेंगे तो हो सकता है कि शी जिनपिंग समेत सरकार की आलोचना होने लगे, तो उन्होंने सोशल मीडिया समेत सारे ऐप, आजकल आप सुनते होंगे कुछ दिनों पहले टिकटॉक को प्रतिबंधित कर दिया। तो चीन में ऐसा क्या चीन तकनीकी रूप से बहुत सक्षम है? नहीं, लेकिन उन्होंने उस मजबूरी की वजह से कि हमें दुनिया के साथ रास्ता काटना है, अपने स्वयं के ऐप डेवलप कर लिए, जिसकी वजह से आज दुनिया भर में वो जासूसी भी उनके माध्यम से कर रहा है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट दे दिया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब देखिए इसके बारे में क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में आया। मैं आप लोगों को जब कराऊंगा प्रस्तावना, तो प्रस्तावना में क्या है कि हम भारत के लोग, और उसमें एक लाइन आती है कि समस्त नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। ये ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में आया कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार